चलें जनाब, हम MCQs को देख लेते हैं जनाब। इस मॉक पेपर में MCQs मैंने 10 नंबर के रखे हैं। आए ज़रा सर देखते हैं, और मैं कोशिश की है वो सारे चैप्टर्स जिनको हम नहीं टेस्ट कर पाए तो उनकी जो है वो MCQs हम देख लें, ठीक है। इकोनॉमिक लेवरेज अकर्स व्हेन अ बिजनेस यूजेज इट्स इकोनॉमिक पावर टू थ्रेटन टू लीव द सिटी अनलेस अ डिजायर्ड पॉलिटिकल एक्शन इज टेकन। इकोनॉमिक पावर इज द यूज ऑफ कैपिटल टू क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टू इनिशिएट प्रोजेक्ट्स, टू डिस्ट्रॉय कॉम्पिटिशन। नहीं सर, देखिए याद रखिए कि जब आपका बिजनेस इतना बड़ा हो चुका हो या आपके बहुत सारे जो है वो अलाइज हो बिजनेस में, इंडस्ट्री में, आप जो है वो एक लीडर का रोल और आप लोगों को लेके चल रहे हो और आप जाके गवर्नमेंट को आंखों में आंखें डाल के कहो कि यार हमारा काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम शहर छोड़ के जा रहे हैं, ये इकोनॉमिक लेवरेज है सर। ये हमारे पास जो है वो ए जवाब इसका सही, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। लैगिंग का मतलब क्या है? लैगिंग का मतलब ये कि सर एक काम हो चुका हो और उसके बाद के इंडिकेटर्स, यानी यार ये इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि ये काम हो चुका है मुल्क के अंदर, तो सर उसके अंदर जीडीपी ये हाजिर करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि आपका मुल्क कैसे चल रहा है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है। सर मेरे पास स्टॉक मार्केट इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है फ्यूचर अच्छा होने वाला है। सर लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो सर मेरे पास इंटरेस्ट रेट एक लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है, बिकॉज आपको ये बता रहा था कि मुल्क में पिछले दिनों में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का क्या हाल रहा है, उसकी वजह से आज इंटरेस्ट रेट ये चल रहा है, ठीक है जी। तो ये एक लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है जी। इंडेक्स पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी। सर इसमें हमारे पास रजिस्टरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सर ये आसान होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज, ये एक लिस्ट है सर 10 चीज़ों की, ठीक है, 10 इंडिकेटर्स हैं, उसमें ये इंडिकेटर नहीं है। गेटिंग करेंसी कन्वर्जन एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट, यानी दो मुल्कों में एक एग्रीमेंट होगी जी, हमारी करेंसी एक स्टैंडर्ड रेट पे जो है वो कन्वर्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे होने से बिजनेस आसान नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? देखिए, एक रूटीन डिसीजन होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और नॉन रूटीन डिसीजन होते हैं। नॉन रूटीन डिसीजंस के लिए मैनेजर्स बैठते हैं, सर जोड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जिस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो कहलाता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। रूटीन डिसीजंस के लिए नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस के लिए होता है। तो इसमें हमारे पास सर हमारा जो पॉइंट नंबर सी है, हमारे पास पॉइंट नंबर बी है सर, सी नहीं बी, ठीक है जी, जिसमें हम डिसीजन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड नेचर, ठीक है। जो रूटीन डिसीजंस हैं वो सर हमारे बाकी के इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैंडल कर लेते हैं, लेकिन नॉन रूटीन डिसीजन के लिए आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। यार इंट्रानेट है, इंटरनेट नहीं है, ठीक है जी। इंट्रानेट का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थोड़ी है, ठीक है जी। हाँ भाई बिल्कुल, एम कॉमर्स, बी ई बिजनेस और सोशल नेटवर्किंग ये है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर अ कंपनी इज कंसिडरिंग अक्वायरिंग एन एसेट इन 5 years टाइम, 5 साल बाद खरीदना है, ठीक है, बाय एस्टेब्लिशिंग अ सिंकिंग फंड, ओके जी। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फंड विल बी मेड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर, ठीक है जी। द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट विल बी 7.5 लाख, ठीक है जी। हर साल के स्टार्ट पे आपको पैसे देने, 5 साल बाद आपने एसेट खरीदना है, 7.5 लाख की अमाउंट है, 7% इंटरेस्ट रेट है, 7% इंटरेस्ट रेट है। देखिए सर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर आपको गौर से देखिएगा, मैं यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ सर इसका। ये हमारे पास MCQ नंबर 6 है, ठीक है। सर तमीज से लिख लें इसको। देखिए मेरे बच्चों, मेरे पास आज है ईयर 0, फिर ईयर 1 आएगा, फिर ईयर 2 आएगा, ईयर 3 आएगा, ईयर 4 आएगा और ईयर 5 आएगा। मुझे यहाँ पर ना 7.5 लाख रुपए चाहिए। अब बताओ जनाब, मैं यहाँ क्या पे करूँ बैंक को, यहाँ क्या पे करूँ, यहाँ क्या पे करूँ, यहाँ क्या पे करूँ और यहाँ क्या पे करूँ। 5 इंस्टॉलमेंट हर साल के स्टार्ट। ईयर 1 का स्टार्ट ईयर 0 है, ईयर 2 का स्टार्ट ईयर 1 है, ईयर 3 का स्टार्ट ईयर 2 है, ईयर 4 का स्टार्ट ईयर 3 है और ईयर 5 का स्टार्ट ईयर 4 है। कितने पैसे यहाँ पे करूँ? इंटरेस्ट रेट मेरे पास 7% है। तो सर ये 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। पहले तो एक काम करें, 750 को ऑल द वे उठा के ईयर 0 पे ले आए, ठीक है जी। 7.5 लाख डिवाइडेड बाय
1.07 रेज़ टू द पावर 5 ले आए जी। ये आ जाता है मेरे बच्चों 534740। इसका मतलब है आज अगर आप बैंक में इतने पैसे डाल देना तो 5 साल बाद 7.5 लाख हो जाएंगे। आज हमने इतने डालने नहीं है, तो अब एक काम करें, अब इसकी एन्युटी निकालें कि अगर ये पैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में डालने हैं तो एन्युटी कितनी होनी चाहिए। एन्युटी निकलेगी जनाब 1 माइनस 1 प्लस 7%, 5 एन्युटीज हैं डिवाइडेड बाय 7% ब्रैकेट बंद। लेकिन सर चूंकि ये एन्युटी इन एडवांस है तो आपको, तो प्यारे भाई आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1.07 से एक दफ़ा और, ठीक है जी। अब निकालें जनाब, मेरे पास 1 माइनस 1 प्लस 0.07 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.07 मल्टीप्लाई बाय 1.07। सर मेरे पास 534750 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, दिस इज़ 1 to 1, दिस इज़ 1 to 1 886, दिस इज़ 1 to 1 886, 888 आ रहा है मेरे पास सर राउंडिंग ऑफ की वजह से। तो मेरे पास सर 1,21,888 रुपये अगर आप जमा कराएंगे ना हर साल, तो आप इंशाल्लाह ताला 5वें साल 7.5 लाख रुपए आपको बैंक दे देगा, आप अपना एसेट परचेज कर लेना। डन। अच्छा जी, फिर 7 पॉइंट में वो कह रहे हैं जनाब आप मुझे निकाल के दें सर पे बैक पीरियड, ठीक है जी। इनिशियल आउटले आपको दिया है, एनुअल सेल्स है सर ये 5 लाख है, 4 लाख नहीं है, ठीक है 5 लाख है, ठीक है। फिर जी मेरे पास 1,60,000 है, मेरे पास सर 40,000 है, एक सेकंड लेट मी कंफर्म इट कि 5 लाख है जी सर, ये 5 लाख है। इसको मैं क्वेश्चन में भी एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब बताएं सर मैं अगर पे बैक पीरियड निकालूं तो मेरे पास सर 3 साल का डाटा है, ईयर 0, 1, 2 और 3। सर इनिशियल आउटले है मेरे पास 8.5 लाख। सर मेरे पास एनुअल सेल्स है पहले साल की 5 लाख। फिर वो कह रहा भैया ये सेल्स ग्रो कर रही है 6% से, तो ये हो जाएगा जी 5,30,000 मेरे ख्याल में, ये हो जाएगी जी 5,30,000। सर ये हो जाएगी 5,61,800। सर सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000 है सर मेरे पास, 1,60,000 है पहले साल की। यस सर, हर साल ये 4% से बढ़ेगी, 166,400। फिर मेरे बच्चों 4% से अगर इसको बढ़ाऊं तो 173,056। फिर सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है कितने की भैया, 40,000 की, और ये 5% से बढ़ रही है। $40,000 और ये 5% से बढ़ रही है 42,000। और ये जी 44,100। अच्छा, फिर रेजिडुअल वैल्यू है बिल्कुल एंड पे आगे जी 2 लाख, वो बिल्कुल एंड पे है, इसको फिल वक्त साइड पे रखिएगा, ठीक है जी। अब बताएं जी मेरे नेट कैश फ्लोज कितने जी। सर 8.5 लाख। फिर जी 5 लाख माइनस 1,60,000 माइनस 40,000, यह आता जी 3 लाख। फिर जी 5,30 माइनस 166,400 माइनस 42,000, यह आता है मेरे बच्चों 321,600। अच्छा, फिर 561,800 माइनस 173,056 माइनस 44,100, ठीक है जी। ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 344,644, 344 और 644। और सर ये मेरे पास 2 लाख रुपए अलग से मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे बाकी के कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है। ये 2 लाख रुपए यूनिफॉर्मली नहीं मिलेंगे, ये एक साथ मिलेंगे एंड पे आके, ठीक है जी। अब बताएं जी मुझे 8.5 लाख रुपए रिकवर करने,
8.5 लाख में से 3 लाख अगर रिकवर हो गया तो क्या रह गया सर? रह गया मेरे पास 5,50,000। ऐसा 8.5 लाख माइनस 3 लाख। अब इसमें से 3,21,600 और रिकवर हो गया, ये और रिकवर हो गया तो सर मेरे पास रह गया 228,800, 228,400। अब मुझे तीसरे साल 228,400 रिकवर करने हैं और ये मेरे पास तीसरे साल का कैश फ्लो ये नहीं है, ये तीसरे साल के एंड में जाके मिलेगा। तो बताएं सर मेरे पास 228,400 मुझे तीसरे साल रिकवर करने हैं और मेरे पास तीसरे साल के जो ऑपरेशनल कैश फ्लोज हैं वो 3,44,644 है। तो इसका मतलब है मुझे तीसरे साल का लगभग 66% हिस्सा, लगभग 66% हिस्सा जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो सर मेरे पास इफेक्टिवली अगर 12 महीने हैं तो 66% वुड बी नियरली 8 मंथ्स, नियरली 8 मंथ्स। ऐसा तो मेरा पे बैक पीरियड होना चाहिए सर 2 years एंड 8 मंथ्स। अच्छा, गलती लोग पेपर में पता है क्या करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू मिला के अमाउंट लेके चलेंगे, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कैश फ्लोज नहीं है। 2 लाख मिलेंगे आपको एंड पे जब एसेट बेचोगे। तो 2 years एंड 8 months वुड बी द करेक्ट आंसर सर। एंड ये मेरे पास सर पॉइंट नंबर 8 डन है जी। अगले में कह रहा है जनाब वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव रिस्क। देखिए स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है, जिसमें बेहतर भी हो सकता है काम और वर्स भी हो सकता है। प्योर रिस्क हो सकता है जिसमें काम वर्स्ट हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है, ये कह रहे जी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गो मे डाउन बाय 10%, मे गो अप भी हो सकता है ना, तो ये स्पेक्युलेटिव रिस्क है। ठीक है जी। फेयर वैल्यू द लायबिलिटी मे इंक्रीज ड्यू टू डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट। सर फेयर वैल्यू गिरेगी लायबिलिटी की, इंक्रीज हो सकती है लायबिलिटी की इंटरेस्ट रेट गिरने से। सर उल्टा भी हो सकता है। ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स मे गो डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है। तो इसका मतलब है ये तीनों तो स्पेक्युलेटिव रिस्क हैं। ट्रेडिंग लाइसेंस ऑफ द कंपनी में भी कॉन्फिस्केटेड, ट्रेडिंग लाइसेंस छीना जा सकता है। अब ये बुराई हो सकती है, ये नहीं हो सकता है कि दूसरा ट्रेडिंग लाइसेंस आपको दे दे। तो ये मेरे पास सर सही जवाब है। डन जी। अच्छा, स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब होता है अपसाइड डाउनसाइड दोनों होंगे, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। प्योर रिस्क का मतलब है बुरा ही हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता। बेहतरीन चीज ये होगी कि बुरा ना हो। ठीक है जी। फॉलोइंग बेनिफिट्स, फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म। देखिए सर ये भी एक लिस्ट है रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स की, मैंने आपको कहा था याद भी कर लेना। इसके अंदर सर हमारे पास इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही है, आप रिस्क मैनेज करें ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे आप सर। इंप्रूव मैंडेटरी एंड वॉलंटरी रिपोर्टिंग, ये भी है सर, आप मैंडेटरी रिपोर्टिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, वॉलंटरी रिपोर्टिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट सेट करेंगे, रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी आपकी। ये बेनिफिट्स में लिखा हुआ है सर उसके। इंप्रूव्ड गवर्नेंस, सीधी सी बात है, अगर आप हर रिस्क को मेजर करेंगे, हर बुराई को मेजर करेंगे कि इससे मुझे खतरा है, इससे मुझे खतरा है, तो उससे सर फायदा ये हो जाएगा कि आप गवर्नेंस आपकी इंप्रूव हो जाएगी। सर हाँ, एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो जाए कुछ भी हो जाए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रॉफिट्स की किसी का बाप नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सर जवाब है। फिर वो कह रहे जी एबीसी गेंड 600 टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट, 600 टिक्स। हाँ, अच्छा टिक का मतलब पता है क्या होता है? टिक का मतलब होता है 0.001, ऐसा, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि करेंसी एक्सप्रेस होती है ऐसे कि सर 200.0000, ये जो आखिरी डिजिट है ना ये एक टिक है, ये एक टिक है। ठीक है जी। तो कह रहे जी 600 टिक्स हैं। 600 टिक्स का मतलब क्या है सर? 600 टिक्स का मतलब क्या है सर? 10,000 टिक्स, 10,000 टिक्स 1 रुपया है, तो 600 टिक्स ये जी 0.06 रुपीज़ का गेन। ठीक है जी, 0.06 रुपीज़ का गेन है ये। ठीक है जी। इफ़ द साइज द कॉन्ट्रैक्ट इज 62,250, भाई मुझे हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे 0.06 का बेनिफिट हुआ है। और सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कितना सर? मेरा कॉन्ट्रैक्ट है सर कितने? 75 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बताएं मुझे टोटल फ़ायदा कितने का हुआ है? मुझे टोटल फ़ायदा हुआ है 2,80,125। देखिए सर मैंने हर $1 पे 6 पैसे कमाए। ठीक है जी। और एक कॉन्ट्रैक्ट में $62,000 हैं, तो मुझे सर कोई इतने रुपए का हो गया फ़ायदा। और 75 कॉन्ट्रैक्ट में मुझे 2,80,125
25 रुपए का फायदा हो गया। मैंने आपको फ्यूचर्स में टिक का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। एक टिक का मतलब होता है 0.0001, ठीक है जी, यानी $1 पे अगर आपने कुछ कमाया तो 0.0001 होगा ऐसा। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि जी एक टिक की वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे जी 0.0001 मल्टीप्लाई बाय 62,250। तो इसका मतलब है सर हमारे पास एक टिक की वैल्यू है 6.225, 6.225। एक कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने इतना पैसा कमाया। अगर एक टिक हम ऊपर गए, हम कितने टिक ऊपर गए सर? हम 600 टिक्स ऊपर गए, ठीक है जी, हम 600 टिक्स ऊपर गए। और सर हमारे पास 75 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो सर हम 2,80,125 रुपये आगे गए। डन है जी, देख लोगे मेरे बच्चों उसको। थैंक यू वेरी मच।